हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की जो एसएसटी बुक है सोशल साइंस सक्सेस, जो कि गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन का है, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का बुक है सोशल साइंस सक्सेस, उसके हम लोग सिविक्स के चैप्टर को करेंगे। सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब जानते हैं ना बच्चे, अनेकता है ना, विभिन्नता, अलग अलग तरह के कम्युनिटी, रिलीजन, ड्रेसिंग सेंस, लैंग्वेजेस, वो सब अनेकता है हमारे कंट्री में। तो अनेकता या विभिन्नता, हाँ, उसको समझने को कहेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम लोग लेसन रीड करेंगे। Our planet Earth has an enormous variety of plants, animals, birds and insects. You must have visited a zoo and watched different kinds of birds and animals. They all are different in appearance, size, shape and other aspects. This is because Mother Nature has created diversity all around us in several forms. Diversity is the state of being different. It means different looks, opinions, beliefs, practices and means of expression. Diversity is natural, normal and inherent in life on earth. You must have looked around in your classroom, in a park or say in a cinema hall. No two persons have the same look. Even the 5 fingers of your hand vary in size. All of us should tolerate and respect diversity. In our country, people belong to different religions, castes and cultures. There are more than 1600 languages spoken in India. In food habits too, we are different. The people of Punjab prefer chapatis and dal, whereas those of Bengal and Odisha prefer rice and fish. A South Indian village would like to have dosa, vada or idli. A villager wears dhoti and kurta, whereas a town dweller would like to dress in a pair of trouser and shirt. ठीक है, हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है, हाँ, हमारा जो प्लैनेट है, यहाँ पे बहुत तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, प्लांट्स का भी बहुत वैरायटी है, हाँ, और इंसेक्ट्स का भी बहुत सारा वैरायटी है ना। जो प्लांट्स जिस कैटेगरी को होते हैं उनको कहते हैं हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और फाउना जो है एनिमल्स इंसेक्ट्स के कैटेगरी को है ना। तो फ्लोरा और फाउना जो है हमारे प्लैनेट में बहुत वैरायटी का है, बहुत तरह तरह के प्लांट्स हैं, तरह तरह के एनिमल्स हैं, तरह तरह के इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, आप जू गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा ना, तरह तरह के बर्ड्स और एनिमल्स को आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारे कैसे अलग दिखते हैं, इनका अपीयरेंस अलग है, हमारे नज़रों को ये अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। इन सब का साइज़ अलग है। आप एक बियर का साइज़ देखिए और आप एक छोटे स्क्विरल का साइज़ देखिए, है ना। इन सब का शेप अलग है, आकार अलग है ना। कोई जैसे जिराफ बहुत लंबा सा दिखता है तो वहीं पे गोट थोड़ा कम हाइट का दिखता है। तो इन सब का शेप अलग है और अदर एस्पेक्ट्स भी, इनका ईटिंग हैबिट हो कि स्लीपिंग हैबिट्स हो, सब अलग अलग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मदर नेचर है, प्रकृति माँ जो है, उन्होंने डाइवर्सिटी बनाया है। ठीक है, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके से उन्होंने विभिन्नता बनाई है। विभिन्नता माने अलग अलग तरह के चीज़ों को उन्होंने बनाया है। पशु प्राणी विभिन्न प्रकार के उन्होंने बनाए हैं। किसने? प्रकृति ने, है ना, नेचर ने ऐसा विभिन्न प्रकार के बनाए हैं। डाइवर्सिटी, तब आपसे कोई पूछेगा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, तो डाइवर्सिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट। ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय की, समय तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सिचुएशन या ऐसे हालात कि आप अलग है, उसे डाइवर्सिटी बोलेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, कि सब एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अपीयरेंसेस वगैरह में नहीं हो सकता, इसमें लुक्स में भी होता है। ठीक है, कि सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। ओपिनियन, सबका जो ये होता है, मत होता है, हाँ, वो अलग अलग है। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश की टीचर अच्छी लगती है तो किसी को हिंदी की टीचर अच्छी लगेगी, किसी को मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को एसएसटी सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना। तो सबका ओपिनियन अलग अलग है, सबके बिलीफ्स अलग अलग है, सब जो जिन बातों पे लोग विश्वास करते हैं वो अलग अलग है ना। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि चलो बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी अशुभ होगा, कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो सबके विश्वास भी अलग अलग है, प्रैक्टिसेस अलग अलग है ना। किस तरह से वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो अलग तरीके का है। ठीक है, कोई जो है
सुबह जो है कोई प्रैक्टिसेस अलग अलग है ना, किसी के यहाँ पे कोई त्यौहार में अलग तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे लोग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाने का तरीका भी अलग अलग होता है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है ना। कुछ लोग कम बातें बोल के भी अपनी बात पहुंचा देते हैं, कुछ लोग बहुत डिटेल में समझाते हैं, कुछ लोग अगर कुछ बच्चे नाराज़ है मम्मी पापा से तो चुप रहते हैं, कोई रो रो के चिल्ला के बताते हैं। तो सबका मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन भी अलग अलग है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। डाइवर्सिटी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, विभिन्नता जो है वो एक नेचुरल तरीका है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने विभिन्नता क्रिएट किया, वो पहले से है हमारे पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। और नॉर्मल भी है और इनहेरेंट भी, और एक प्रकार से आप देखिएगा तो ज़रूरी भी है हमारे अर्थ पे कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। आप अपने क्लासरूम में देखिए सारे बच्चे एक दूसरे से अलग है ना, पार्क में देखिए सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, सिनेमा हॉल में देखिए क्या 2 पर्सन एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबको टॉलरेट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को। इसका मतलब क्या हुआ, टॉलरेट और रिस्पेक्ट? अब है कि आप देख रहे हैं कि आप जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़ के मंदिर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हाथ ऐसे ऊपर करके, कुछ दूसरे रिलीजन के लोग भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, पर हमें उनको भी सहना चाहिए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए, उन्हें भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये उसका तरीका है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं, हमें उससे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किस तरीके से तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम्हारा प्रेयर करने का तरीका अलग है, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो सब एक दूसरे को टॉलरेट करो, ठीक है, तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो, ठीक है। तो टॉलरेट करना चाहिए डाइवर्सिटी को और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब जैसे कोई दूसरे गांव के लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई यहाँ का नॉर्मल शुद्ध हिंदी में बातें कर रहा है, तो हमको उसके गांव के लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो भी अच्छा लैंग्वेज है, वो लोग बहुत सालों से वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसके लैंग्वेज को भी हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको बुराई उसकी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह शहर के लैंग्वेज को भी, उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं, ये शहर के लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, और हमें भी बोलना चाहिए गांव के लोग अच्छी तरीके से बातें करें, उनकी मधुर भाषा है, अच्छी है। नहीं, एक दूसरे के विभिन्नता को, डाइवर्सिटी को हमें टॉलरेट भी करना है, सहना भी है, हाँ, और रिस्पेक्ट भी करना है, उनका सम्मान भी करना है, ठीक है। हमारे देश में जो है बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट से, जातियाँ अलग अलग है ना, और कल्चर भी अलग अलग है, संस्कृति सबकी अलग अलग है, ठीक है। सबके त्यौहार अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, संस्कृति अलग अलग है। हमारे कंट्री में आप जानते हैं 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेजेस 1600 से ज़्यादा है। फूड हैबिट्स भी आप देखिए, अब पंजाब में लोग ज़्यादा दाल और चपाती खाते हैं, जबकि इधर उड़ीसा और बंगाल में क्या खाते हैं, राइस और फिश खाते हैं। आप जानते हैं ना ऐसा क्या है, क्यों है? क्योंकि पंजाब के साइड में वीट प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जबकि इधर उड़ीसा बंगाल के साइड में क्या है, राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, सॉयल ऐसा है, इसीलिए। तो उसी हिसाब से फूड हैबिट भी अलग अलग है। वही एक साउथ इंडियन विलेज में हम लोग जाएंगे तो वो लोग का ब्रेकफास्ट जो है इडली, डोसा, वड़ा, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। उनका क्लाइमेट ऐसा है कि वो फूड उनको सूट करता है। इसी तरह आप किसी गांव में जाएंगे तो विलेजर जो है वो आप देखेंगे वो धोती और कुर्ता पहना हुआ है, उसके क्लाइमेट, उसके विलेज के कल्चर के हिसाब से उसने ठीक कपड़ा पहना है। वही आप एक शहर में रहने वाले आदमी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, उस आदमी को ट्राउज़र और शर्ट पहनना पसंद है, आप देखेंगे। टाउन ड्वेलर जो होता है, टाउन में रहने वाला आदमी। Our cultural diversity. India has an ancient civilization with a long history. The migration of people from various regions has been a vital factor in the development of cultural diversity. People from other cultures and civilizations brought with them their traditions, customs, and lifestyles. Gradually, these traditions got intermixed with the pre-existing traditions. Likewise, people from India have gone to different parts of the world and carried with them the Indian customs and traditions. Thus, in various fields such as art, music, dance, religion, language, etc., India has been influenced by fusion of many cultures. People following various religions like
that is Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, Sikhs, Parsis, Jains, etc. live in our country. India is a secular country. The Constitution of India guarantees to every citizen freedom to practice and propagate any religion and follow any mode of worship. Hindus pray in a temple, Sikhs pray in a Gurudwara, Christians pray in a church, Muslim often namaz in a masjid or mosque. People from different regions celebrate different festivals. Baisakhi is a popular festival in Punjab. Onam is celebrated in Kerala, whereas Holi, Diwali and Chhath are celebrated with pomp and splendor in Bihar. The holy books of Hindus are the Ramayana, the Gita, the Vedas, Purans, etc. The holy book of Muslims is the Quran. That of the Sikhs is the Guru Granth Sahib. The holy book of Christians is the Bible. People belonging to various castes live in India. They are categorized into upper caste, scheduled tribes and OBCs. ठीक है, अब हमारे देश में क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, संस्कृति में भी विभिन्नता है। संस्कृति होती क्या है, जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से हम लोग खा पी रहे हैं, खाने का हमारा जो लाइफस्टाइल है, किस तरह से हम वर्शिप कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कैसे फेस्टिवल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वही हमारी संस्कृति है, हमारे बिलीफ्स क्या है। ठीक है, तो हमारे देश में जो है संस्कृति में भी विभिन्नता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। इंडिया हैज़ एन एंशंट सिविलाइजेशन। इंडिया जो है वो बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराने समय से। अब सभ्यता क्या होती है, क्या है कि आप जानते हैं अर्ली ह्यूमंस इधर उधर घूमते रहते थे, फिर फाइनली उन्होंने फायर डिस्कवर किया, फार्मिंग वो लोग सीख गए। जब वो फार्मिंग सीख गए तो वो लोग जो है नदियों के साइड में ही सेटल हो गए कि वहाँ से उनको पानी मिलता था इरिगेशन करने के लिए, इसलिए वो वहीं पे रहने लगे और पूरा एक सीज़न वो फार्मिंग करेंगे ये सोच के वो पूरा वहाँ रहने लगे। जब वो रहने लगे तो वो देखे कि ग्रुप्स में रहने में फ़ायदा है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों से जैसे एनिमल्स से अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जब ग्रुप्स में रहते हैं। इसीलिए ग्रुप्स में एक ही जगह पे वो रहना शुरू किए। जब एक जगह पे बहुत सारे लोग रहने लगे तो वो एक तरह का उनका कॉलोनी बन गया। कॉलोनी धीरे धीरे बड़ा होकर उनका अपना विलेज बन गया या अपना कम्युनिटी बन गया। ठीक है, वो लोग वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते रहते धीरे धीरे जो है उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है ना, भाषा का विकास हुआ कि एक तरह का लैंग्वेज डेवलप हुआ, अल्फ़ाबेट्स डेवलप हुआ कि एक दूसरे से वो बातें कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद वो चाहते थे कि नहीं हम लोग जो भी हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करके रखें, इसलिए उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का डेवलपमेंट हुआ कि लिखे कुछ मड के छोटे छोटे मड के बार्स के ऊपर जो है मिट्टी के टैबलेट्स जैसे वो बनाते थे बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप के, उसके ऊपर वो लिखते थे, है ना, या डिज़ाइंस बनाते थे ताकि आगे आने वाला जनरेशन जान पाए कि उस समय सभ्यता कैसे चलती थी। तो इसे ही कहते हैं सभ्यता। जब मैन सिविलाइज्ड होके एक जगह पूरा ग्रुप में कम्युनिटी के जैसा रहने लगे और अपने जीवन के हालातों को और बेहतर करता चला जाए, रहने के लाइफस्टाइल को, उसे ही कहते हैं सभ्यता। तो इंडिया जो है उसकी सभ्यता बहुत ही पुरानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले जो है इंडिया में सभ्यता का विकास हो गया था। लोग सिविलाइज्ड होकर रहना शुरू कर दिए थे एक कॉलोनी के जैसा या कम्युनिटी के जैसा में। ठीक है, अब है कि ठीक है रह तो रहे थे एक कम्युनिटी के रूप में, पर उस वक्त क्या होता था, बाहर के लोग कोई आ रहे हैं या दूसरे कम्युनिटी के लोग इस कम्युनिटी में आ रहे हैं, इस कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी में जा रहे हैं, इस तरह माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, है ना। लोग इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, एक रीजन से इंडिया के एक एरिया की तरफ से दूसरे एरिया में आना जाना कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, उस कम्युनिटी में भी कल्चरल डाइवर्सिटी आया। ठीक है, दूसरे मान लीजिए एक ट्राइब वहाँ सेटल हो गया, दूसरा ट्राइब नॉर्थ इंडिया में है और एक ट्राइब वेस्टर्न इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया के ट्राइब के कुछ लोग वेस्टर्न इंडिया के ट्राइब में गए, उनके कम्युनिटी में गए, तो वो अपने साथ अपना फेस्टिवल्स, अपना रहन सहन, अपना लाइफस्टाइल भी वो लेके गए। हाँ, उसी तरह वेस्टर्न कम्युनिटी के लोग नॉर्थ इंडिया में गए तो ये लोग भी अपना लाइफस्टाइल वहाँ लेके गए। तो इस तरह क्या हुआ, लाइफस्टाइल एक्सचेंज भी हुआ। ऐसे करते करते ही कल्चरल डाइवर्सिटी हुआ है। ठीक है, विभिन्नता क्यों आई है कम्युनिटीज़ में, क्योंकि माइग्रेट करते हैं लोग, एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे रीजन से दूसरे जगह पे जाएंगे तो वो अपने संस्कृति को अपने साथ लेके आते हैं, अपनी सभ्यता के तरीके को, अपने सिविलाइजेशंस को भी अपने साथ लेके जाते हैं और
अपने ट्रेडिशन, कस्टम और लाइफस्टाइल को, हाँ, जिस ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहे हैं कि उनके दादा दादी भी वो करते थे, उनके माता पिता भी वो करते, वो भी वो काम करते हैं, उस तरह से पूजा पाठ करते हैं। उनका जो कस्टम है कि नहीं हमें रेन गॉड को पूजा करना है, हाँ, कि हमें एक पर्टिकुलर एनिमल को पूजा करना है, तो उस कस्टम्स को भी वो फॉलो करते थे, उनके लाइफस्टाइल को भी। तो हर एक कम्युनिटी का अपना अलग अलग था। जब एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी में गए तो एक्सचेंज हुआ, सिविलाइजेशन का एक्सचेंज हुआ, कस्टम और लाइफस्टाइल का। इस तरह क्या हुआ कि सारा जो है कस्टम्स, ट्रेडिशन सब मिक्स हो गया। पहले से कुछ ट्रेडिशन चले आ रहे थे, उसमें न्यू ट्रेडिशंस आके मिक्स हो गया। जब ये मिक्स हुआ तो कल्चरल डाइवर्सिटी बना, ठीक है। इसी तरह इंडिया के लोग भी फॉरेन कंट्रीज़ भी गए, है ना, उस वक्त। तो इंडिया का सिविलाइजेशन भी बाहर भी गया, तो इंडिया का कुछ ट्रेडिशंस बाहर भी गया, बाहर का ट्रेडिशंस इंडिया भी आया, ठीक है। तो इस तरह बहुत अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, रिलीजन, लैंग्वेज, है ना, कला हो, अगर चाहे वो आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस बाहर की कंट्रीज़ का, दूसरे एरियाज़ का भी दिखता है, और इधर हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखाई देता है। इसी तरह म्यूज़िक भी जो है हमारे कंट्री का, हम अलग अलग एरिया का म्यूज़िक्स भी मिक्सड अप लगता है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ ऑलमोस्ट सेम कुछ लगता है। डांसेस भी ऐसे ही है। इसी तरह जो धर्म है वो भी मिक्स हो गया, बहुत सारे धर्म के लोग रहने लगे एक ही जगह पे। लैंग्वेज भी, आप अपने ही स्टेट में देखिए कितने सारे लोग कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या हम लोग देखें कि फ्यूज़न हुआ बहुत सारे कल्चर का, बहुत सारा संस्कृति मिक्स होके डाइवर्सिटी हुआ। इसका एक कारण ये भी है कि इंडिया में चूँकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और अराउंड 100 ईयर्स तक वो रूल कर रहे थे, तो वो लोग अपने साथ अपना कल्चर्स को भी यहाँ पे लेके आए। तो इंडिया में फ्यूज़न हुआ है, इंडिया के अपने अलग अलग रीजन्स के कल्चर का और फॉरेनर्स के कल्चर का फ्यूज़न होके यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बना है। इंडिया में बहुत सारे सेलर्स भी आते थे, पोर्तुगीज़ वगैरह, तो वो लोग भी अपना कल्चर लेके आते थे। अब हमारे इंडिया में बहुत तरह के रिलीजन है, उसमें मेन रिलीजन्स क्या क्या है? हिंदूज़ हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, सिख लोग हैं, पारसी हैं, और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, ठीक है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री है मतलब इंडिया में जो है सारे रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने का, अपने रिलीजन को आप आगे बढ़ाइए, अपने रिलीजन पे आप काम करिए, अपने रिलीजन के कस्टम्स को आप मानिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे रखा है। आप अपने रिलीजन के गॉड को जैसे वर्शिप करेंगे आप करिए, इसी का मतलब है सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री मतलब जहाँ सारे रिलीजन्स और डाइवर्सिटी को टॉलरेट किया जा रहा है, उसे कहेंगे सब एक दूसरे के रिलीजन्स और डाइवर्सिटी को टॉलरेट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही सेकुलर कंट्री है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बुक ऑफ रूल्स टाइप का बनाया गया है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद। तो जो हमारे देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है, हर एक सिटीज़न को वो एक तरह का अधिकार दिया है कि आपको ये स्वतंत्रता है, आपको ये फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो करें, आपको जो चॉइस, आपको जो रिलीजन का थ्योरी सही लगता है आप वो रिलीजन को फॉलो करें, उसी रिलीजन के बारे में आप पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, उसी रिलीजन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और किसी भी मोड ऑफ वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी पूजा कर सकते हैं, अपने गॉड्स को प्रे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, हिंदू जाते हैं टेंपल, मुस्लिम जाते हैं मॉस्क, सिख जाते हैं गुरुद्वारा, ठीक है, तो ये सब, और क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में। तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, नहीं तुम टेंपल नहीं जाओ, तुम चर्च नहीं जाओ। अरे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं वो रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अलग अलग फेस्टिवल्स भी अब हमारे ही स्टेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, तो उसी तरह से उनके फेस्टिवल्स भी अलग अलग हैं। तो किसी मंथ में कोई ये सेलिब्रेट कर रहा है, कोई दूसरा कुछ सेलिब्रेट कर रहा है ना, फेस्टिवल्स भी अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं लोग। कोई ऐसे तो नॉर्मली इंडिया में सभी जगह पे सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर कोई पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है कोई एक फेस्टिवल को ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है,
ठीक है। जैसे कि पंजाब का एक पॉपुलर फेस्टिवल क्या है, बैसाखी है, हम लोग जानते हैं। केरला में ओनम है। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हम लोग जब पढ़े हैं ना कि जब फसल उगती है खेतों में तो लोग खुशी से ये फेस्टिवल मनाते हैं, बैसाखी, ओनम, ठीक है। जबकि बिहार में बहुत ही पॉम्प और स्प्लेंडर के साथ, मतलब बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशी खुशी कौन से फेस्टिवल्स बिहार में मनाए जाते हैं, तो होली, दिवाली और छठ, है ना। ये फेस्टिवल्स वो लोग बहुत ही धूमधाम से खुशी खुशी मनाते हैं बिहार में। तो देखिए हम लोग को कितना कुछ दिखाई दे रहा है। लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी दिखाई दिया, रिलीजन का डाइवर्सिटी दिखाई दिया, ठीक है। मोड ऑफ वर्शिप का डाइवर्सिटी दिखाई दिया, किस तरह से लोग प्रे कर रहे हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स का डाइवर्सिटी दिखाई दिया। अब जो है होली बुक का भी डाइवर्सिटी है। सब सारे रिलीजन का अपना एक पावन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जो लिखा है उसी हिसाब से वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स के होली बुक जो है उनका पवित्र ग्रंथ क्या है, तो हम लोग जानते हैं कुरान है, ठीक है। सिख लोग का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका उस बुक का नाम है। इसी तरह क्रिश्चियंस का जो होली बुक है वो बाइबल है ना। हिंदूज़ का होली बुक हम लोग जानते हैं रामायण है, गीता है, वेद है, पुराण है, हाँ, ये सब हिंदूज़ के होली बुक्स है। अब तो ये हम लोग समझ गए होली बुक्स का डाइवर्सिटी। इसी तरह अलग अलग जाति के लोग भी इंडिया में रहते हैं। देखिए ये जाति तो बाय बर्थ नहीं था, पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, सभ्यता डेवलप हुआ और लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस में आए। एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई शॉप कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, हाँ, कोई जो है जूते बनाने के काम कर रहे हैं। तो लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में आ गए। जैसे जैसे वो लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में आ गए और लोग सिविलाइज्ड हो गए, तो वो लोग अपने आप को अलग अलग कास्ट सिस्टम वो लोग डेवलप कर ले कि जो ये काम कर रहा है वो ये कास्ट का है, जो ये काम कर रहा है वो ये कास्ट का है। ऑल्दो ये अच्छा सही बात नहीं है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति को नहीं डेवलप करना चाहिए, पर ये बहुत पुराने समय में हो चुका है। अगर ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति को डेवलप किया गया है तो भी एक जाति को दूसरी जाति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है, तो चूँकि पुराने समय से ऐसा कास्ट सिस्टम इंडिया में चला आ रहा है, इसीलिए अलग अलग कास्ट के लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इनमें कुछ है जो अपर कास्ट के लोग हैं, है ना, जिस तरह से उन लोगों ने पहले डिवीज़न किया था हिस्ट्री में पुराने समय में। उनमें से कुछ लोग अपने आप को अपर कास्ट के मानते हैं, उनके जो आने वाले बच्चे हैं, उनके आगे आने वाले बच्चे, वो सब उसी कास्ट में, अपर कास्ट में रहेंगे। कुछ लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, कुछ लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और कुछ ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोग जानते हैं ना कि बहुत पुराने समय में उनके खिलाफ बहुत अन्याय हुआ, उनको जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, इसीलिए वो, और उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो पीछे रह गए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इतनी सीट उनके लिए रिजर्व्ड है, जॉब्स में रिजर्व्ड है, कि वो आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिले, इसीलिए, ठीक है। What promotes diversity? Historical and geographical factors influence the diversity of a region. The history of many places shows different cultural influences. Different cultural influences. History of many places shows how different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions become very diverse because of their unique histories. Diversity also comes into play when people adapt their lives to various climates. People living near the sea have different food habits, different ways of dressing from those living in plains or in mountainous regions. Bengaluru has a moderate climate. People hardly put on woolen dresses. Delhi has an extreme climate. People wear light cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. Let us try to understand this by comparing lives of people in different states. Punjab was the cradle of Harappa civilization. The Aryans flourished there before moving to Uttar Pradesh and Bihar. Many races of people entered India from the northwest and settled in Punjab for good. They adopted the local culture and tradition. On the other hand, Bihar witnessed no such intermixing of people from different races and cultures. Did you know, although Hindi is the official language, India is believed to have 165 mother tongues, of which 33 are spoken by people numbering over 1 lakh. Religions of India, according to the 2011 census in percentage, Hindus is
are 79.8%, Christians 2.3%, Buddhists 0.67%, others 0.7%, Muslims 14.2%, Sikhs 1.7% and Jains 0.4%. ठीक है. What promotes diversity? किन कारणों से विभिन्नता बढ़ती है, विभिन्नता आगे बढ़ती है, विभिन्नता एक्सपैंड करती है, किन कारणों से? ठीक है. क्यों इतना वैरायटी डेवलप होता है इंडिया में या कहीं पे भी? हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स. जो भी हिस्ट्री पुराने समय से जो चलता आ रहा है, चूँकि हमारे देश में अक्सर ब्रिटिश कल्चर का तो इन्फ्लुएंस रहा ही, साथ में मुगल्स ने अटैक किया और पोर्तुगीज़ लोग ट्रेड करने आ रहे थे, तो इस तरह बहुत सारा हिस्ट्री का फैक्टर्स है जिसके कारण जो है बहुत सारा कल्चर्स मिक्स हुआ है. तो एक हिस्ट्री का फैक्टर्स है. दूसरा जोग्राफिकल फैक्टर्स है. चूँकि हमारे देश में जो है बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे जोग्राफिकल डिविजन्स अलग अलग है. आप जानते हैं ना, इंडिया 6 मेन फिजिकल डिविजन्स में पूरा डिवाइडेड है ना. नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालयाज़ है, डेक्कन प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है और डेजर्ट एरिया है. ठीक है. तो चूँकि इंडिया अलग अलग आइलैंड रीजन्स है, तो इंडिया का जोग्राफिकल जो ये है लैंड फॉर्म हम कहेंगे वो अलग अलग है. कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन ज़मीन है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे टापू है ना. तो जो है इंडिया का लैंड फॉर्म अलग अलग है. अब चूँकि लैंड फॉर्म अलग है, तो लोग जो अलग अलग लैंड फॉर्म में रहते हैं, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के लैंड को सूट करने के लिए उनका जो है लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, खाने पीने का तरीका अलग हो जाता है, ड्रेसिंग अलग हो जाता है, लैंग्वेजेस भी धीरे धीरे अलग हो जाता है. लैंग्वेजेस अलग हो जाता है. और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह का हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो हमारे फेस का स्ट्रक्चर भी उस लैंग्वेज को बोलने के लिए हैबिचुएटेड हो जाता है, जिसके कारण फेस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज का वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. आप देखेंगे पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं, उन लोग का बहुत ज़्यादा ही शार्प फीचर्स होता है ना. नाक खड़ी होती हैं उनका थोड़ा शार्प फीचर्स होता है. क्यों? क्योंकि वो लोग उस तरह का पहाड़ी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो जैसा लैंग्वेज वो बोल रहे हैं उस हिसाब से उनका फेस जो है अडॉप्ट हो गया है उस लैंग्वेज को बोलने के लिए. ठीक है. तो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण लोगों का डाइवर्सिटी होता है, और हिस्टोरिकल फीचर्स फैक्टर्स के कारण मैंने आपको समझाया. ठीक है. चूँकि जो है बहुत सारी जगह की जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है, उसके कारण पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है, अलग अलग जगह का संस्कृति आके मिक्स हुआ है, जिसके कारण अभी जो फ़िलहाल संस्कृति है, वहाँ की कल्चर है, वो अलग टाइप की है. उसी तरह से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और उनका कल्चर भी अलग है. ठीक है. तो अलग अलग रीजन जो है, अलग अलग एरियाज़ जो है, उसमें विभिन्नता आ गई है, डाइवर्स हो गया है अलग अलग रीजन. इंडिया में इतना सारे अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहाँ के लोगों पे दूसरे कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए उनमें चेंजेस आ गया है. ठीक है. डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया, चूँकि अलग अलग तरह की यूनिक हिस्ट्री होता है कोई एरिया का, तो हिस्ट्री के कारण उनमें चेंजेस आता है. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो था, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन था. वो कहाँ पे था? पंजाब में था. ठीक है. पंजाब से वो स्टार्ट हुआ था, पंजाब राजस्थान के पास के एरियाज से वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है. अब वहाँ पे जो कुछ दूसरे कंट्री से लोग आके रह रहे थे, उनको आर्यंस कहते थे. ठीक है. आर्यंस वहाँ रहने लगे. फिर कुछ समय बाद वहाँ से वो मूव होके कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश और बिहार चले गए. ठीक है. उसके बाद जो है, ठीक है, आर्यंस उत्तर प्रदेश और बिहार चले गए, पर उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट साइड जो इंडिया का है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, वो सब एरिया से बहुत और लोग सब आए इंडिया के भीतर. मुगल्स लोग आए, मंगोल्स सब आए, है ना. वो लोग सब आके क्या किए हैं? अपने कल्चर का इन्फ्लुएंस दिए हैं. ठीक है. वो लोग आके पंजाब में भी सेटल हुए और उनके कल्चर का इन्फ्लुएंस वहाँ पे पड़ा. ठीक है. वो लोग आके वहाँ पंजाब के कल्चर को अडॉप्ट कर लिए.
और कुछ अपने कल्चर को भी वहाँ पे मिक्स कर दिए, ठीक है। तो जो वहाँ आर्यंस जो रह रहे थे पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, उनके साथ मिक्सचर हो गया उधर के कल्चर का, नॉर्थ वेस्ट का। पर वही आर्यंस जो बिहार आ गए थे, वहाँ तक ये कल्चरल इन्फ्लुएंस पहुँचा नहीं। जो मुगल्स लोग आए, मंगोल्स लोग आए, वो लोग बिहार तक अपना नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए बिहार में जो है ओरिजिनल सिविलाइजेशन के लोग जो थे, आर्यंस थे, वो ही अभी भी रहते हैं। उसमें कल्चरल मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस अलग किसी कल्चर का नहीं पड़ा है ना। इसीलिए हम लोग बिहार में देखते हैं कि एक ही तरह के कल्चर के लोग वहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं, जबकि वही पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिक्स्ड कल्चर हम लोग को दिखाई देता है, मिक्स्ड रेसेस भी। अब रेसेस क्या है? रेसेस की बात बोले तो रेसेस तो ऐसे बहुत बड़ा टर्म है, तो सिंपल अगर तरीके से बोले तो जैसा लुक्स और अपीयरेंस होता है वो रेसेस कहलाएगा, ठीक है। कि बहुत गोरे टाइप के जो हैं वो एक रेस के कहलाएंगे, जो थोड़े सांवले हैं वो अलग रेस के, या चेहरे की बनावट जो है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग रेसेस के लोगों का मिक्सचर हम लोग को पंजाब और उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, जबकि बिहार में एक ही तरह के रेस के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं, वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस उतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग समझिए कि हिस्ट्री के कारण कैसे लोगों में कल्चरल डाइवर्सिटी डेवलप हुआ, हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस होने के कारण, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्लाइमेट के कारण, उस एरिया के क्लाइमेट के कारण कैसे डाइवर्सिटी डेवलप होता है। आप देखिए, जो समुद्र के पास रहते हैं उन लोग का ड्रेस पहनने का उन लोग का तरीका अलग है, अलग तरीके से वो ड्रेसिंग करते हैं, जबकि वही जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो अलग तरीके का ड्रेसिंग करते हैं, है ना। अब क्योंकि आप देखे होंगे समुद्र के पास अक्सर बहुत गर्मी ही लगती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, हल्की गर्मी हल्की ठंडी, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। उनको इतनी ठंडी लगती नहीं है, जबकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ हमेशा मौसम ठंडा रहता है, तो लोग वहाँ मोटे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जहाँ की गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगती है, ठंड के दिन में बहुत ठंड लगती है। ऐसा एरियाज़ कौन सा होता है? जो समुद्र से बहुत, जैसे दिल्ली, इसीलिए लोग वहाँ गर्मी के दिन में पूरा लाइट कलर का कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर के दिन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही गर्म और ठंड लगती है। पहाड़ी एरिया तो ऑलमोस्ट पूरा ईयर राउंड पहाड़ी एरिया के लोग वुलन ही पहनते हैं, जबकि जो सी के पास के लोग हैं उनको इतनी ठंड भी नहीं लगती है, तो ठंड के दिन में भी वो बहुत वुलन क्लोथ्स ज़्यादा नहीं पहनते, थोड़े मोटे कपड़े बस पहन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्लाइमेट के कारण भी आप देख रहे हैं ड्रेसिंग डाइवर्सिटी हो रहा है, अलग अलग तरह के ड्रेसेस लोग पहन रहे हैं। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस तो आप देखे ही। अब क्लाइमेट पे और हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो है पंजाब में मॉडरेट टू लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश पंजाब में नहीं होती है, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है उसमें मिक्सचर है किसका? सैंड और क्ले का, है ना। बालू और मिट्टी मिक्स्ड है, वहाँ की मिट्टी अलग टाइप की है, इसीलिए वहाँ पे कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? वीट है ना। और वीट बहुत उगाया जाता है, पल्सेस आसानी से उगाए जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट, मेन फूड क्या है? तो चपाती और दाल है, ठीक है। जबकि बिहार में जो है मॉडरेट से हैवी रेनफॉल होता है, हाँ, हल्की नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश होती है, यहाँ तक कि मानसून के सीज़न में बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो सॉयल है, बिहार की तरफ का सॉयल, उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है ना, वो मिट्टी ज़्यादा है उसमें, चिपकने वाली जो है स्टिकी मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लोग क्या उगाते हैं? यहाँ पे पैडी, राइस, पैडी यहाँ पे अच्छे से उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ का रेनफॉल और सॉयल अलग अलग है, इसलिए यहाँ का मेन फूड क्या है? कुक्ड राइस है, पका हुआ चावल जो है यहाँ के लोग खाते हैं, इधर का मेन फूड है। तो इस तरह आपने देखा ना कि किस तरह जो है क्लाइमेट के कारण, जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स के कारण, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण, रेनफॉल के कारण डाइवर्सिटी लोगों में आ रही है, विभिन्नता आ रही है। अब हम लोग थोड़ा केस स्टडी दिया हुआ है केरला और लद्दाख के बारे में, तो वो केस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Kerala is a state in the southwest corner of India.
It is a narrow strip of land between the Arabian Sea and Western Ghats. Thousands of coconut trees and coconut palms cover the entire state. It is famous for its beautiful beaches. A number of spices like cloves, cardamoms and pepper are grown in the state. Its spices attracted the traders, and then the first to arrive were the Jews and the Arabs. Kerala was visited by St. Thomas, an apostle of Christ 2000 years ago. He brought Christianity to Kerala. ठीक है. Many Arab traders settled down in Kerala. Ibn Battuta visited Kerala 700 years ago and wrote a travelogue on Kerala. He described the lives of the Muslims and how well respected they were in the state. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, discovered the sea route to India from Europe and landed in Kozhikode, Calicut in AD 1498. ठीक है. तो केरला के बारे में एक केस स्टडी दिया गया है, पूरा एक एग्जाम्पल लेके केरला के बारे में वो बता रहे हैं. केरला कहाँ है? इंडिया के साउथ में है, दक्षिण पश्चिमी एरिया में है, साउथ वेस्ट के साइड में, एकदम इंडिया का जो सबसे नीचे साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे केरला है. ठीक है. हम लोग जानते हैं कि वेस्ट साइड में कौन सा सी है? अरेबियन सी है. उसके बाद क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. उसके बाद जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. ठीक है. तो जो है कहीं कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं प्लेन लैंड भी है. तो वेस्टर्न घाट और ये जो अरेबियन सी है उसके बीच वाले जगह पे एक पतला सा लंबा सा लैंड है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, वहीं केरला है. ठीक है. वहाँ बहुत थाउजेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज़ है, नारियल के पेड़ हैं और नारियल के झाड़ जो हैं, नारियल के पेड़ ही उन्हें कहेंगे, वहाँ पे पूरे भरे हुए हैं उस स्टेट में. उस स्टेट में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, है ना. सी कोस्ट बहुत सुंदर सुंदर है वहाँ पे. वहाँ पे बहुत तरह के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि क्लव्स जो कि लौंग होते हैं, लवंग, कार्डमम्स जो कि छोटी इलायची होती है, बड़ी इलायची दोनों ही, पेपर, गोल मिर्च, ये सब उगाए जाते हैं. तो वहाँ के स्पाइसेस को फूड में यूज़ करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता था. इसीलिए जो है जो बिजनेसमैन लोग थे, ट्रेडर्स लोग थे फॉरेन के, वो अट्रैक्ट होके, वो आकर्षित होके केरला के तरफ आने लगे. ठीक है. तो जो पहले बिजनेसमैन लोग जो आए थे केरला के पास वो कौन थे? ज्यूज़ और अरब्स थे. जूइश कंट्री के लोग आ रहे थे, ज्यूज़ जो थे, और मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग आ रहे थे, अरेबियन कंट्रीज़ के लोग, तो वो अरब्स जो थे. ठीक है. इसी तरह 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स पहले, एक जीसस क्राइस्ट को मानने वाले एक फॉलोअर जो थे, वो कौन आए थे वहाँ पे? सेंट थॉमस आए थे 2000 ईयर्स अगो. वो केरला में आए थे और इस तरह वहाँ आके उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को प्रमोट किया. इसीलिए केरला में हम लोग देखते बहुत लोग क्रिश्चियन भी हैं वहाँ पे. ठीक है. उसी तरह अरब और ज्यूज़ भी आए, तो बहुत सारे अरब बिजनेसमैन वहीं पे सेटल हो गए, वहीं पे अपनी फैमिली बना ली, वहीं रहने लगे. ठीक है. तो इस तरह वहाँ पे मुस्लिम्स भी बहुत सारे हैं. अब जो है वहाँ पे एक फॉरेनर आया था, इब्न बतूता. ठीक है. वो केरला आया था कब? 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले आया था. और उसने एक ट्रैवलॉग लिखा है केरला के बारे में. ट्रैवलॉग क्या होता है? जो ट्रैवलर लोग आते हैं वो घूमते घूमते एक स्टोरी उस एरिया के बारे में लिखते जाते हैं, कैसे उस एरिया में क्या क्या चीज़ कैसे हैं. तो इसी तरह के उसने एक स्टोरी उस एरिया के बारे में लिखी है. उसने जो देखा उसके ऊपर उसने लिखा है. उसने बताया कि वहाँ के मुस्लिम्स का जीवन कैसा है और कितने रिस्पेक्टेड हैं, उनको सब लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं, वो अच्छी तरह से वहाँ पे रहते हैं. इसी तरह पोर्तुगल कंट्री से एक पोर्तुगीज़ सेलर जो था. सेलर्स क्या होते हैं? जो शिप में बैठ के इधर उधर सेल करते हैं ना, समुद्र में इधर उधर घूमते हैं ताकि वो नए नए लैंड को डिस्कवर कर सके. तो उसी में पोर्तुगल का एक सेलर कौन था? वास्को दा गामा. वो आया, वो जा रहा था कहीं और, पर उसको अचानक से उसने एक नया समुद्र का रास्ता ढूंढा और उसने वो समुद्र का रास्ता ढूंढा कि किस तरह यूरोप से आप इंडिया पहुंच सकते हैं. उस अचानक से उसे बाई चांस वो रास्ता मिल गया. तो वो आते आते 1498 में वो यूरोप से सेल कर करके पोर्तुगल से आ रहा था. सेल करते करते वो आके कहाँ पे लैंड किया? कोझिकोडे, कैलिकट जो अब कहलाता है. हाँ, केरला में कोझिकोडे उसका नाम रख दिया गया, पहले कैलिकट बोलते थे. तो वहाँ पे वो लैंड किया कोझिकोडे में 1498 में. आप देख रहे हैं ना कितने अलग अलग तरह के ट्रैवलर्स वहाँ पे आते थे.
In Kerala, the people of different religions live peacefully. The Hindus, Christians, Muslims, Jews, Buddhists have ethnic diversity. Yet there is unity here. Onam is the main festival of Kerala, celebrated by all. Christmas, Eid and Vishu are other religious festivals. During Onam, the snake boat races are held in the backwaters of Alapujja. They are a great tourist attraction. Fishing is also a flourishing industry and Chinese influence is also visible here. Fishing nets are called china wala and fry pan a china chatti. China means China. People grow and eat rice, vegetables and of course fish, rubber, tapioca, coffee are grown as cash crops. Kathakali is the classical dance of Kerala, famous all over the world. Mohiniyattam is another classical dance form of Kerala. Kalari Payattu is a famous martial art form of Kerala. The religious and cultural festivals of Kerala show the variety of life in the state. तो आप लोगों ने देखा ना कि सेंट थॉमस जो थे वो आए थे केरला, वो एक एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने 12 लोगों को चुना था जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। उन 12 लोगों में से एक थे सेंट थॉमस। हाँ, उनको माना जाता था कि वो उन 12 लोगों में से एक हैं। केरला में अलग अलग तरह के धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग बहुत ही शांति से एक साथ रहते हैं। हिंदूज़, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूज़ और बुद्धिस्ट सब में एथनिक डाइवर्सिटी है। मतलब उन लोग बहुत ही पुराने समय से उनमें वो लोग अलग अलग तरीके के हैं, सब चीज़ उनका अलग है। उनका बिलीफ्स अलग है, प्रैक्टिसेस अलग है, उनके विश्वास अलग अलग है, उनके सोचने के तरीके अलग हैं, वो जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं या अपने लाइफस्टाइल को चलाते हैं वो सब अलग अलग है। यानी उनमें ये एथनिक डाइवर्सिटी बोल रहा है। एथनिक डाइवर्सिटी इसलिए बोलता है क्योंकि उन लोग के एंसेस्टर्स के साइंस से ये रिलीजन्स के शुरुआत के समय से ही उनमें विभिन्नता है। हाँ, सब अलग अलग है एक दूसरे से। तो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स, इतने डाइवर्स रिलीजन वहाँ सब मिलके पीसफुली रहते हैं। ठीक है, मेन फेस्टिवल कौन सा है? ओनम है केरला का, पूरे केरला में मनाया जाता है। ऑल्दो क्रिसमस, ईद और विशु जो है वो फेस्टिवल भी वहाँ मनाए जाते हैं। ओनम के समय क्या होता है, वहाँ पे एक सिटी है अलापुझा जो कि सदर्न साइड ऑफ केरला में है, समुद्र के पास है। तो उसमें क्या होता है कि समुद्र का बैक वाटर्स होता है। क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है वो थोड़ा लैंड के तरफ आ जाता है और एक तरह का हल्का पॉन्ड जैसा दिखाई देता है, जिसमें कि कुछ पानी एक एंड में वो सी से जॉइंट रहता है, बाकी एंड में वो लैंड से घिरा हुआ रहता है, तो पॉन्ड जैसा दिखाई देता है। उसे बैक वाटर्स ऑफ सी कहते हैं। ठीक है, तो वो बैक वाटर्स ऑफ सी में वहाँ पे अल्पुझा में जो बैक वाटर ऑफ सी है वहाँ पे ओनम के समय क्या होता है, स्नेक बोट रेस होता है ना। वहाँ पे लंबे लंबे बोट्स बनाए जाते हैं जो पतले लंबे, जो कि स्नेक के जैसे दिखते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग एक साथ बैठते हैं और सब मिलके वो बोट को चलाते हैं और उसमें स्नेक बोट रेस होता है, इस तरह का रेस होता है। तो लोग वो देखने बहुत जाते हैं, वो देखने में बहुत मज़ा भी आता है, और कितने लोग एक रिदम में कैसे बोट चला रहे हैं एक साथ, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वहाँ के लोग ओनम के समय ये रंगोली वगैरह बनाते हैं, फ्लावर्स की रंगोली, वो तो हम लोग जानते ही हैं। अब चूँकि वो समुद्र के पास का एरिया है तो वहाँ फ़िशिंग एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है, माने वहाँ पे मछली पकड़ना एक बड़ा ऑक्यूपेशन है और बहुत अच्छे से भी चल रहा है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा दिखाई देता है ये फ़िशिंग इंडस्ट्री में। वहाँ पे फ़िशिंग नेट जो है, मछली पकड़ने के लिए जो नेट वो लोग यूज़ करते हैं, वो लोग चाइनीज़ फ़िशिंग नेट यूज़ करते हैं, जिसको कि वो लोग कहते हैं चीना वाला। ठीक है, चीना वाला फ़िशिंग नेट वो लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह एक तरह का फ्राई पैन जो है, एक बर्तन वो लोग यूज़ करते हैं, उसे वो लोग कहते हैं चीना चट्टी। चीना चट्टी, चीना मतलब चाइना है ना, तो चाइना वाली चट्टी, वो फ्राइंग पैन को कहते हैं चीना चट्टी। ठीक है, लोग वहाँ पे क्या खाते हैं, वहाँ राइस बहुत वो लोग उगाते हैं, तो दे ग्रो एंड ईट राइस। हाँ, वेजिटेबल्स भी बहुत खाते हैं, फ़िश तो खाएंगे ही, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे। और क्या प्लांट्स है, कॉफ़ी है, हाँ, और रबर है। देखिए, कुछ एक होता है स्टेपल क्रॉप्स होता है और एक होता है कैश क्रॉप होता है। स्टेपल क्रॉप्स कौन सा, जो कि आप
मेन डाइट में वहाँ के लोग खा रहे हैं, जो कि वहाँ बहुत उग रहा है, जैसे राइस हो, व्हीट हो, जो भी। और कैश क्रॉप वो होता है, वो क्रॉप्स होते हैं जिनको बेच के पैसे कमाए जाते हैं, दूसरे स्टेट्स, दूसरे कंट्रीज़ को बेचेंगे। तो चाइना में रबर एक ऐसा कैश क्रॉप है, कॉफ़ी भी एक कैश क्रॉप है, उसे वो लोग एक्सपोर्ट करके बहुत पैसे कमाते हैं। और टैपियोका जो है, ठीक है, टैपियोका एक प्लांट है ना, सब लोग जानते हैं ना, टैपियोका एक प्लांट है, एक तरह का रूट्स है, तो उसे भी वो लोग बेच के उससे पैसे कमाते हैं। अब देखिए, इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, एक जो पुराने ट्रेडिशन से उनका डांस चला आ रहा है। तो उसमें कथकली एक डांस है जिसमें मास्क, चेहरे में अलग टाइप का मास्क बना लगा के और बड़े बड़े ड्रेस पहन के वो लोग डांस करते हैं, ठीक है। कथकली फेमस डांस है, पूरी दुनिया में फेमस है। इसी तरह मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम जो है वो भी एक तरह का क्लासिकल डांस है केरला का, और एक मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला का। देखिए, मार्शल आर्ट एक तरह का कराटे हम बोलेंगे, कराटे भी एक मार्शल आर्ट है। उसी तरह तलवार से जो लड़ाई करते हैं वो भी एक मार्शल आर्ट होता है, ठीक है। तो केरला का एक मार्शल आर्ट है, उसका नाम क्या है, कलारी पयाट्टू है। कि मतलब वो लोग फाइट करने का उनका एक आर्टिस्टिक स्टाइल है कि किस तरह वो जंप करके और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके वो लोग फाइट करेंगे एक दूसरे से तलवार लेके, तो वो है कलारी पयाट्टू, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि केरला में बहुत तरह के रिलीजन्स है, डिफरेंट कल्चर्स है, और इस तरह वो लोग वहाँ पे अलग अलग तरह का फेस्टिवल्स है और उनका लाइफस्टाइल भी अलग अलग है। तो ये हमने केरला का देख लिया। अब और एक केस स्टडी लद्दाख के बारे में है ना। लद्दाख आप जानते हैं पूरा माउंटेनियस रीजन है ना, इंडिया के टॉप में लद्दाख है। तो लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. It is now a union territory. It is divided into two districts, Leh and Kargil. It is surrounded by mountains, the Karakoram in the north, the Great Himalayas in the south, and by the two other parallel chains, the Ladakh Range and the Janskar Range. It hardly receives any rain and is covered by snow for most part of the year. Agriculture is almost impossible. For drinking water, people have to depend on melting of snows during summer. People rear sheep. Sheep here are special as they produce pashmina wool. This wool is very expensive. Ladakhis sell this wool to traders from Kashmir. Pashmina shawls are mostly made in Kashmir. The people eat milk and milk products like cheese and butter from the cows, goats, dhojas, and sheep they rear. Though Ladakh is a desert, it attracted traders because of its high passes. It was a resting point for travelers on the ancient trade routes to Central Asia and beyond. Caravans passed through Ladakh to Tibet carrying textiles, spices, raw silk, and carpets. Ladakh was also called a Little Tibet. It is a Buddhist land and has great cultural affinity with Tibet. Buddhism reached Tibet through it. It is land of monasteries, gompas. The mural paintings in the monasteries decorate the wall with images of various aspects of Buddhism. The main theme of Ladakh's traditional theatre is stories based on the life of Buddha. Some of the most famous fairs and festivals of Ladakh are Losar, celebrated as the New Year. Shreya Shupla is the harvest festival. Biggest summer festival is Hemis Kesusu. Local versions of the Tibetan national epic Kesar Saga are sung by both Muslims and Buddhists. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर हम लोग ईस्टर्न साइड में जाएंगे, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में ऊपर की तरफ जाएंगे और पूर्व की तरफ ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे जम्मू कश्मीर का। तो वहाँ पे लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है और उसे एक डेजर्ट भी कहते हैं। अब डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि वह बालू से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि वह स्नो से हर समय ढका रहता है। वहाँ बहुत ही लेस रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, इसलिए वो डेजर्ट रीजन कहलाता है। अब लद्दाख हमारे कंट्री का क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। अब लद्दाख के नॉर्थ में जो माउंटेन है वो क्या है, कराकोरम है। उसके नीचे तरफ जो माउंटेन है वो है ग्रेट हिमालयाज़ है, ठीक है, उसके साउथ के तरफ। और उसमें दो माउंटेन का रेंजेस, माउंटेन रेंजेस क्या होता है, इसमें बहुत सारे माउंटेन होते हैं एक लंबा स्ट्रिप में। तो दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस, एक के नीचे एक पूरा चेन जैसा चल रहा है, दो रेंजेस उसमें हैं, पैरेलल रेंजेस हैं, लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज, ठीक है।
दो लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करें ऊपर नीचे कि वो कभी मीट नहीं करते, है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। तो ऐसे ही दो पैरेलल चेन है बहुत सारे माउंटेन्स का, एक है आपका जंस्कर रेंज है और एक लद्दाख रेंज है, ये दोनों ही लद्दाख में प्रेजेंट है। अब लद्दाख में बिल्कुल भी बारिश बहुत ही कम होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल वह स्नो से ही ढका रहता है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जब गर्मी के दिनों में ये स्नो मेल्ट होने लगता है तो उसी के थ्रू उन लोगों को फ्रेश वाटर मिलता है, जिससे वो पीने की पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। पीपल वहाँ पे किस जानवर को पालते हैं, शीप को, भेड़ को, ठीक है। वहाँ का शीप बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उनके बॉडी से जो वूल निकाला जाता है वो पाशमीना वूल कहलाता है, और वो वूल बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का होता है। तो लद्दाखी लोग जो हैं अपने वो शीप के ऊपर से वो वूल निकाल के किसे बेच देते हैं, कश्मीरी ट्रेडर्स लोग को बेच देते हैं, कश्मीरी बिजनेसमैन लोग को। और कश्मीर में ये बिजनेसमैन लोग उस वूल से क्या बनाते हैं, पाशमीना के शॉल बनाते हैं जो ठंड के दिनों में हम ओढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, अब तो वेजिटेबल्स तो वहाँ होता नहीं है, तो लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है, चूँकि वो वहाँ पे गोट पालते हैं, हाँ, बकरियाँ पालते हैं, गाय पालते हैं और डजॉस भी पालते हैं। जॉस क्या है, वो जो याक वैरायटी का जो फीमेल वैरायटी है, याक काउस जो है उसे जॉस कहते हैं, ठीक है। तो वो सबसे जो भी गोट, वो ये सबसे गोट, काऊ और जॉस से जो भी मीट निकलता है और मिल्क निकलता है, उस मिल्क से ये लोग चीज़, बटर ये सब बनाते हैं, यही सब वो लोग खाते हैं। शीप का भी मिल्क वो लोग यूज़ करते हैं। तो लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, फिर भी वहाँ पे बिजनेसमैन लोग बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई पासेस। अब पासेस क्या है, दो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में एक प्लेन एरिया होता है जहाँ से लोग चल के पार हो सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। उस प्लेन एरिया में उन्हें कुछ खाने पीने की भी चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, अवेलेबल हो सकता है कुछ। तो लद्दाख में चूँकि वो बहुत ही ऊंचाई पे है, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पासेस है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में भी वो प्लेन चलने का रास्ता है जिसके थ्रू वो दूसरी तरफ जा सकेंगे, ठीक है। तो बहुत पुराने समय में जब ट्रैवलर लोग जो थे, जो जर्नी करते थे, वो लोग जाते थे, सेंट्रल एशिया जा रहे होते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, इधर से मान लीजिए अफ़गानिस्तान के साइड से होके वो जाएंगे सेंट्रल एशिया, रशिया के पास आसपास जाएंगे, तो वहाँ जाके बीच में वो लद्दाख के पास वो लोग रेस्ट करते थे, ठीक है। इसी तरह कारवां जाता था, है ना, बहुत सारे बैलगाड़ियों में बहुत सारे लोग एक साथ मिलके जाते थे, कारवां जाता था। तो वो लोग कहाँ जाते थे, लद्दाख से होके तिब्बत जाते थे, ठीक है। वो आ रहे हैं मान लीजिए अफ़गानिस्तान साइड से, वो लद्दाख से होके तिब्बत जाएंगे। हम लोग जानते हैं ना, इंडिया में नेपाल के ऊपर तिब्बत है ना, तो तिब्बत वो लोग जाएंगे। और वो लोग क्या चीज़ बेचने के लिए जाते थे, अपने साथ टेक्सटाइल्स ले जाते थे, कपड़े लेके जाते थे, मसाले लेके जाते थे, रॉ सिल्क, है ना, कच्चा सिल्क, जिसको कि और अभी और प्रोसेस करके फ़ाइन सिल्क में चेंज किया जाएगा और कपड़े बनाए जाएंगे, तो वो सिल्क को भी वो लेके जाते थे। और कारपेट्स बना के, है ना, गलीचे बना के भी वो लेके, कालीन वगैरह बना के, ये सब अफ़गानिस्तान साइड से होके लद्दाख के थ्रू होके वो जाते थे तिब्बत के साइड में, ठीक है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि तिब्बत उससे बिल्कुल पास है, तो तिब्बत के लोगों का इन्फ्लुएंस लद्दाख के ऊपर भी था, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता था। लद्दाख एक बुद्धिस्ट लैंड है, मतलब वहाँ बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग मानते हैं, और तिब्बत के कल्चर के साथ बहुत मिक्सड अप है। तिब्बत का कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत लद्दाख पे दिखाई देता है। बुद्धिज़्म जो है तिब्बत में पहुँचा कहाँ से, लद्दाख के थ्रू होके ही। लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग बहुत थे, वहाँ से वो रिलीजन प्रमोट हो के कहाँ पहुँच गया, तिब्बत पहुँच गया, ठीक है। लद्दाख इज़ अ लैंड ऑफ मोनास्ट्रीज। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, पंडित सब होते थे, वो लोग बड़े बड़े गुफाओं में रहते थे, है ना, बड़े बड़े गुफाओं में वो लोग उसको शेप करके अपना घर जैसा बनाते थे, और जब वो घूमते रहते थे तो वो लोग वहाँ रेस्ट करते थे, उसे मोनास्ट्रीज़ कहते थे वो, या गोम्पास कहते थे। तो हम लोग को लद्दाख में बहुत सारे मोनास्ट्रीज़ या गोम्पास मिलेंगे। अब है
वो जो मोनेस्ट्रीज़ है, वो केव्स जो रहते थे, उनके वाल पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्धिस्ट लोग पेंटिंग करते थे, ठीक है, रफ पेंटिंग करते थे, जिसे मूरल पेंटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी भी वो मोनेस्ट्री के वॉल्स में वो पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिसमें बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में, बुद्धिज़्म ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में अलग अलग तरह के वो लोग डिपिक्ट करते थे, पेंटिंग के थ्रू बताते थे कि हमारे कल्चर में ये फेस्टिवल हो रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं, वो पेंटिंग के थ्रू बनाते थे। तो उसे मूरल पेंटिंग्स बोलते थे। वो वहीं पे अभी भी मिलते हैं, वो मोनेस्ट्री के वॉल्स में डेकोरेटेड है, सजाए हुए हैं अच्छे से बना के, ठीक है, बुद्धिस्ट लोग बनाते थे उस समय। अब लद्दाख का जो ट्रेडिशनल थिएटर है ना, वहाँ पे जो भी तरह के ड्रामाज लोग करके दिखाते हैं, वो किसके ऊपर है? वो बुद्ध भगवान के लाइफ के ऊपर ही ड्रामाज वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, मेन थीम वही होता है। और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट मेले या फेस्टिवल जो लद्दाख में होते हैं वो क्या है? वो लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोज़ार कहते हैं। इसी तरह उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है। जिस एरिया में वो लोग अगर कुछ फार्मिंग कर पा रहे होंगे, तो जब वो लोग क्रॉप्स को काटते हैं, है ना, वो फसल को काटते हैं, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, उसे कहते हैं श्रेया शुक्ला। समर के टाइम में भी उनका एक त्यौहार होता है, उसे कहते हैं हेमिस केससू, ठीक है। अब तिब्बत का जो है नेशनल एपिक जो है, तिब्बत की जो है पुरानी बहुत ही महागाथा सब जो है, पुरानी बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हैं, हाँ, उनको लोकल तरीके से उनको लद्दाखी लोग अपनी भाषा में अपने स्टाइल में गाते हैं, ठीक है। और वो नेशनल एपिक क्या है? तिब्बत का केसर सागा है, ठीक है। उनकी पुरानी स्टोरी है, बहुत बड़ी महागाथा जो है तिब्बतन लोग की केसर सागा, उसको ये लद्दाखी लोग जो है अपने लोकल तरीके से, अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने लोकल स्टाइल में उसे गा गा के सुनाते हैं। वो जो लद्दाखी मुस्लिम और बुद्धिस्ट है, वो दोनों ही सुनाते हैं। It is an interesting fact that many of the annual festivals of Ladakh take place in winter. Lamas dressed in colorful dresses and wearing masks perform here. Long horns, cymbals, music, and these colorful music performances attract people far and near to see them. ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी सालाना त्यौहार जो होते हैं लद्दाख के, वो कब होते हैं? विंटर में ही होते हैं। जो लामाज होते हैं, लामाज किन्हें कहते हैं? बुद्धिस्ट पंडित लोग जो होते हैं उन्हें लामा कहते हैं। जो बुद्धिस्ट पुरोहित सब जो होते हैं, जो अच्छे ज्ञानी होते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, उन्हें लामाज कहते हैं। वो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, और वहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते हैं, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। लॉन्ग हॉर्न्स, लंबे लंबे जानवरों के सींग वो लोग लगाते हैं कई लोग वहाँ पे। म्यूज़िक होता है और कलरफुल ड्रेस पहनते हैं और म्यूज़िकल परफॉर्मेंस वो लोग देते हैं, गाने के साथ डांस करते हैं, और उसे ही देखने के लिए वहाँ दूर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए, ठीक है। तो ये जब लद्दाखी लोग फेस्टिवल करते हैं, लामाज लोग जो होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स सब, तो वो लोग वो पकड़ते हैं, एक प्लेन प्लेट जैसा चीज़ होता है, जिसे पकड़ने के लिए एक हुड बना रहता है, उसको ऐसे ऐसे करके वो लोग बजाते हैं, जिसे सिम्बल्स कहते हैं, CYMBALS, या फिर हिंदी में अगर कहेंगे तो झांझ कहते हैं। उसे पकड़ के वो लोग उससे आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। What does diversity add to our lives? Diversity enriches our lives. It adds color and spice to our existence. Imagine what life would have been without various kinds of animals, birds and flowers. We would not have so many delicious dishes, various fruits, vegetables and spices. We would not have had various kinds of music and dance forms. We Indians speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals and wear several varieties of dress. Without diversity, life would be boring and less enjoyable. If all people followed a single profession, human life would not exist. Imagine if all people were farmers, who would provide us with clothes, houses and medicines? Who would look after our health if there were no doctors? In the absence of barbers, who would give us a haircut? Therefore, diversity is also essential. ठीक है। अब विभिन्नता का फ़ायदा क्या है? हाँ, विभिन्नता हमारे जीवन में क्या बदलाव करती है, या अनेकता या विभिन्नता,
वो हमारे लाइफ को एनरिच करती है, हमारे लाइफ को रिच बनाती है, ब्यूटीफुल और बहुत ही कलर से भरा रहता है हमारा जीवन। ठीक है, हम लोग के जीने में, हम लोग के जीवन में वो कलर्स ऐड करती है, स्पाइस ऐड करती है। मतलब कि वो जो बोरिंग जीवन होता है उसे वो इंटरेस्टिंग बनाती है, विभिन्नता जो है, डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर अलग अलग तरह के एनिमल्स, बर्ड्स और फ्लावर्स नहीं होते होंगे तो कैसा लगेगा? हम लोग एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाएंगे। सिर्फ बियर दिखाई देंगे तो बियर देख देख के आप बोर नहीं हो जाएंगे? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स और फ्लावर्स होंगे। इसी तरह अगर हम लोग के पास अलग अलग तरह के डिलीशियस खाने नहीं होंगे, वैरायटी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं होंगे, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? रोज़ आपको दे दिया जाए कि आप रोज़ जो है लेडीज़ फिंगर खाए, आपको और कोई वेजिटेबल दिखाई नहीं दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसी तरह हम लोग के अलग अलग एरिया के अलग अलग डिलीशियस खाने हम लोग बना पाते हैं, खा पाते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह हम लोग के लाइफ में अगर हम लोग अलग अलग तरह की म्यूज़िक नहीं सुन पाए, अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स नहीं देखे तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा लाइफ। हम लोग इंडियंस लोग बहुत अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। तो बिना डाइवर्सिटी के, बिना विभिन्नता, बिना अनेकता के जीवन बहुत ही बोरिंग होगा और इन्जॉयबल लेस होगा, उतना आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अगर सब लोग एक ही प्रोफेशन फॉलो करें, एक ही ऑक्यूपेशन फॉलो करेंगे अगर, तब तो ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए सभी फार्मर्स है, सब एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन अपनाए हैं और खेतों में फसल उगा रहे हैं, तो फिर हमें हेयर कट कराना होगा तो हम किसके पास जाएंगे? कोई तो बार्बर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बीमार पड़े तो किसके पास जाएंगे? कोई डॉक्टर्स नहीं होंगे। हम लोग को अगर क्लोथ्स चाहिए तो हम लोग किसके पास जाएंगे? अगर टेलर्स नहीं होंगे। अगर अलग अलग तरह के घर नहीं होंगे, सबके घर एक जैसे ही होंगे, घर बनाने वाला कोई नहीं होगा तो इस तरह जो है बहुत बोरिंग हो जाएगा लाइफ और बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा लाइफ टू एग्जिस्ट। इसीलिए डाइवर्सिटी बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, has played a crucial role in promoting cultural diversity concerns. UNESCO's Universal Declaration on Cultural Diversity was adopted by 192 member states. It emphasizes that respect for cultural diversity and intellectual dialogue is the best guarantee of lasting progress, peace and development. Unity in diversity. The phrase unity in diversity was coined by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru in his book The Discovery of India. He emphasized that unity and integrity of India is inherent in its civilization from the very ancient times. There is a cultural unity and continuity since the Harappan civilization to the present age. He says Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced in every variety, acknowledged and ever encouraged. The two most famous books written by Jawaharlal Nehru are The Discovery of India, The Glimpses of World History. हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अलग अलग ब्रांचेस है। उसमें एक ब्रांच क्या है? यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या काम करता है? उसका एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि वो जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। वह यह देखता है कि ये जो विभिन्नता है, संस्कृति में विभिन्नता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वह कहीं दब ना जाए, वह बनी रहे, ये डाइवर्सिटी मेंटेन्ड रहे। ठीक है, उसके 192 मेंबर स्टेट्स हैं और उन लोगों ने एक लॉ बनाया या रूल बनाया जिसे वो लोग कहते हैं यूनेस्कोस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। हाँ, एक रूल उन लोगों ने बनाया, उसे 192 मेंबर स्टेट्स उस रूल को फॉलो करते हैं। उनके मेंबर्स जितने हैं 192 कंट्रीज़ के मेंबर उस रूल को फॉलो करते हैं। वो क्या एम्फसाइज़ करता है, वो क्या इम्पोर्टेंस देता है ये डिक्लेरेशन, ये रूल, कि जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी, जितनी भी संस्कृति में विभिन्नता है, सबको रिस्पेक्ट करना है सारे कंट्रीज़ में। एंड इंटेलेक्चुअल डायलॉग होना चाहिए, है ना, बुद्धिमानी की बातें लोगों के बीच में होनी चाहिए, बुद्धिमानी की तरह जीवन जीना चाहिए, ताकि जो है हमेशा जो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो प्रोग्रेस करता रहे, ह्यूमंस आगे बढ़ते रहे, पीस बना रहे, शांति बना रहे और विकास होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे ह्यूमन सिविलाइजेशन का। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया थे, उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो उनकी बुक थी, पहली बुक डिस्कवरी ऑफ, जो उनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
उसमें उन्होंने इस बात को इम्पोर्टेंस दिया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस फ्रेज़ को पहली बार उन्होंने ही कहा था। उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, लोग अनेक तरीके के लोग हैं हमारे कंट्री में, विभिन्न डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजन्स है, फिर भी सब यूनाइटेड है। क्यों? क्योंकि सब एक कंट्री के लोग हैं, इसलिए सब यूनाइटेड है। सब क्या है? सब भारतीय हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज इनहेरेंट इन इट्स सिविलाइजेशन। वो बोले कि ये जो एकता है इंडिया के लोगों का और इंटीग्रिटी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही पुराने समय से उसके सभ्यता में ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसे अभी बना रहे हैं, वो उसके सभ्यता, जब उसका विकास हुआ, लोग सिविलाइज होकर इंडिया में जब रहने लगे, उसी समय से यूनिटी, एकता लोगों के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे कल्चरल यूनिटी है, हाँ, और लोग उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलके एकता में रहते हैं, बिना झगड़े एक साथ रह रहे हैं। कब से? हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से वो रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो एकता है वो ऐसा नहीं है कि बाहर के कंट्रीज़ ने हम पे ज़बरदस्ती थोप दी है, इम्पोज की है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है। एंड इंडिया में जो है ये बहुत गहराई तक घुसा हुआ है इंडिया की एकता, और बहुत ही पुराने समय से जो है लोग एक दूसरे के विश्वास को, एक दूसरे के कस्टम्स को, ट्रेडिशन को टॉलरेट कर रहे हैं, हाँ, एक दूसरे के कस्टम ट्रेडिशन को बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और उनको एनकरेज भी कर रहे हैं कि आप अपने कस्टम को भी आगे बढ़ाइए, अपने रीति रिवाज को भी, हम भी अपने रीति रिवाज को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। During the freedom struggle, Indians from all walks of life joined hands to oppose the British rule. Citizens from all castes, religions and regions fought shoulder to shoulder under the leadership of Mahatma Gandhi to win freedom from the foreign rule. Even women came out on the streets. This unity was first seen during the rebellion of 1857, which is rightly called the first war of national independence. After the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar on 13 April 1919, the whole of India stood as one nation to condemn the British atrocity. On that day, a large but unarmed crowd had gathered in the Jallianwala Bagh to protest against the arrest of some popular leaders. General Dyer, the military commander of Amritsar, ordered his troops to open fire. Thousands were killed and wounded. Hindus, Muslims, Sikhs and others fought unitedly against the British, sacrificed their lives and won freedom. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle are reminders of our respect for diversity. Thus, the freedom movement cemented Indian unity and integrity. Despite so many diversities, India is a shining example of unity in diversity. India is indeed like a garland containing flowers of various hues and colors. Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore, while our national song was composed by Bankim Chandra Chattopadhyay. Our national anthem is Jana Gana Mana. Our national song is Vande Mataram. Rabindranath Tagore's song Jana Gana Mana was adopted by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950. It was first sung on 27 December 1911 at the Calcutta session of the Congress. The anthem explains the diversity and unity of India. देखिए, तो इंडिया में जो एकता है, इंडिया के सभ्यता में ही है कि एक दूसरे के कस्टम और रिलीजन को हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, फिर भी हम यूनाइटेड होकर रह रहे हैं। ये हम लोग को कब दिखाई देता है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि जब ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उस समय सारे कास्ट के लोग, सारे रिलीजन के लोग, जो भी इंडियन सिटीजन्स थे, सारे जाति के, धर्म के और अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग एरिया के लोग जो थे, वो लोग एक साथ हाथ मिलाए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में कंधे से कंधे मिला के, शोल्डर टू शोल्डर मिला के वो लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की ताकि इंडिया को फ्रीडम मिल सके। स्ट्रगल किया उन्होंने। इवन जो स्त्रियां थी वो भी आ गई बाहर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये एकता जो इंडिया में है वो कब दिखाई दिया गया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवेलियन ऑफ 1857 हुआ था, जिसको कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमारे कंट्री में कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। उस समय क्या हुआ था कि इंडिया के बहुत सारे पॉपुलर नेता लोग को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश ने, तो उसके खिलाफ लोग जो है बातें कर रहे थे
वो एक जलियांवाला बाग है अमृतसर में, वहाँ अंदर बहुत सारे लोग थे और वो एक भाषण चल रहा था, लोग आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ पे जनरल डायर आ गए, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अमृतसर का मिलिट्री कमांडर बनाया था। उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं किया, और उन्होंने एक ही सिंगल रास्ता जो बाहर निकलने का था उसे ब्लॉक कर दिया और अपने ट्रूप्स को, अपने आर्मी को कहा, अपने सैनिकों को, कि तुम ओपन फायर कर दो, मैंने गोलियां चलाना शुरू कर दो। इतनी गोलियां उन्होंने चलाई, लोग कुछ समझ नहीं पाए, वहीं पे हज़ारों लोग मर पड़े, घायल हो गए। ठीक है, तो जो है जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बाद लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और होल इंडिया यूनाइटेड हो गया कि नहीं, अब ये ब्रिटिश की अन्याय के विरुद्ध अब हम एक होकर खड़े होंगे। ठीक है, वो पूरा एक देश के रूप में सारे लोग खड़े हो गए कि ब्रिटिश अन्याय के विरुद्ध हम खड़े रहेंगे। तो ब्रिटिश के खिलाफ सारे रिलीजन के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब एक साथ यूनाइटेड होकर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, अपने प्राण बलिदान किए और हमारे देश के लिए स्वतंत्रता जीत ली। ठीक है, उस समय बहुत सारे ऐसे गाने बने, बहुत सारे चिन्ह बने थे ना, कि झंडे में एक चक्र बना हुआ था, चरखा बना हुआ था, और बहुत सारे गाने उस समय बने फ्रीडम स्ट्रगल के समय, जो कि इस तरीके से वो गाने बने थे कि जो यह दिखाता था कि हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी, विभिन्नता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट जो है इंडिया में पहले से जो एकता थी, हाँ, उसको उसने और सीमेंट किया, मतलब उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया फ्रीडम मूवमेंट ने। उसने अच्छे से इंडिया के लोगों को यूनाइटेड कर दिया। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, हाँ, अनेकता बहुत है, फिर भी इंडिया एक बहुत ही चमकता हुआ उदाहरण है किस चीज़ का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का एक चमकता हुआ उदाहरण है। इंडिया किस तरह का है? एक फूलों की माला है जिसमें बहुत सारे फूल अलग अलग रूप, रंग और महक के हैं, सब मिला के एक फूलों की माला है, वह इंडिया है। हमारा जो नेशनल एंथम है उसे किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। जबकि हम लोगों का जो ये है नेशनल सॉन्ग है उसे किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ सॉन्ग था, नेशनल एंथम जो था, उसे कब इंडिया ने नेशनल एंथम के रूप में मान लिया? जब जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उस समय इंडिया की जो लीडर्स के जो ग्रुप था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के में जो लीडर्स का ग्रुप था, जो उनके जो मिनिस्टर्स का ग्रुप था, उन लोगों ने उस सॉन्ग को, रविन्द्रनाथ टैगोर के सॉन्ग को नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट कर लिया। कब? 24 जनवरी 1950। जबकि वो पहली बार कब गाया गया था? पहले एक पार्टी हुआ करती थी ना, कांग्रेस पार्टी, पुराने समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रहता था, जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में वह भी काम कर रहा था। तो उसका अपना अलग अलग मीटिंग्स होता था, अपना अलग अलग सेशंस होता था। तो एक बार उसका कैलकाटा में एक मीटिंग उसका हुआ था 1911 में, 27 दिसंबर को, तब पहली बार जन गण मन वहाँ पे गाया गया था। ठीक है, आप जब जन गण मन को ध्यान से पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें भी जो है इंडिया के अनेकता में एकता को दिखाया गया है, उसके वर्ड्स का मीनिंग ही ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, पर इसमें मेन पॉइंट यही है कि यह समझा रहा है कि किस तरह इंडिया में अनेकता है फिर भी उसमें एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे हमारे देश में है, डाइवर्सिटी को क्यों हम लोग को टॉलरेट और रिस्पेक्ट करना चाहिए, और डाइवर्सिटी एसेंशियल भी क्यों है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, नए चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू।